गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और ये जो है वीडियो जो है मैराथन वीडियो होगा। मैराथन वीडियो का अर्थ है इसमें जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग करेंगे और थ्योरी भी डिटेल इसमें पढ़ेंगे। तो आप लोग को पेशेंस रखना होगा इस वीडियो के लिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद दावा करता हूँ, गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन आप लोग को पूरा देखना पड़ेगा उसके बाद, ठीक है। चलिए, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसको देखते हैं हम लोग। कोई प्रोग्राम में कोई भाषा, मतलब प्रोग्रामिंग भाषा क्या होता है, हम लोग जो कोड बनाते हैं, कोई भी हम लोग सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई भाषा होती है जिस जिस भाषा में हम लोग प्रोग्राम को लिखेंगे। जैसे हम लोग कैसे लिखेंगे, मशीन किस किस भाषा को समझता है, कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो वही प्रोग्राम लिखने का जो लैंग्वेज होता है वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है। जैसे कि C++, जावा, PHP, पाइथन, C++, ठीक है ना, ये पूरा भाषाएं हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग भाषा। लेट ना करते हुए प्रोग्रामिंग भाषा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है तथा वह मनुष्य की सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता, ठीक है ना। याद रखना है, कोई भी मशीन है, हम लोग की जो भाषा है उसको नहीं समझ सकता वो, ठीक है। उसके लिए परफेक्ट दूसरी भाषा होती है जिसको मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है, वो याद रखना है। इसीलिए कंप्यूटर के प्रोग्रामों को विशेष प्रकार की भाषाओं में लिखा जाता है। इन भाषाओं को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है और इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहा जाता है, जिससे वो काम करेगा। देखिए, ये जो भाषा है, ये जो लिखी हुई है, इस प्रकार की भाषा हम लोग लिखते हैं। फिर उसके बाद जो है मशीन कोड कौन सी होती है, 0 और 1 है, उसी भाषा को कंप्यूटर जो है समझता है। दोस्तों याद रखेंगे, हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ऐसे लिख देते हैं, है ना, क्लास ये सब जो लिखा हुआ है। लेकिन कंप्यूटर जो है इस भाषा को भी नहीं समझता, इसको ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर जो होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये वाला जो है। उसके बाद है, कंप्यूटर में किसी भी विशेष कार्य को कराने के लिए और समस्या के निदान के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता है। कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि यूट्यूब का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, व्हाट्सअप का है। अलग अलग एप्लीकेशन के अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको बनाने के लिए हम लोग तो बनाते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं, लेकिन उसको मशीनी लैंग्वेज में कंप्यूटर कैसे पढ़ता है, तो 0 व 1 के कोड के रूप में याद रखना है। जो व्यक्ति प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। सिंपल सा अर्थ याद रखना है, जो व्यक्ति या जिसके द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो प्रोग्रामर कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। उसके बाद है, किसी भी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के पूर्व कुछ चरणों में डिज़ाइनिंग की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का प्रयोग होता है। कोई भी हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं, जैसे फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और सूडो कोड क्या है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले यही उदाहरण बताना चाहूँगा कि हम लोग को मान लो सब्जी बनाना है। सब्जी बनाना है तो उसके लिए जितना भी सब चीज़ की तैयारी है वो करते हैं हम लोग। उसके बाद लाइन से डालते हैं। मान लो हम लोग को भिंडी की सब्जी बनानी है तो डायरेक्ट हम लोग कढ़ाई में भिंडी नहीं डाल देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तेल डालेंगे, फिर जो भी आप लोग मसाला वसाला जो भी डालना है, ठीक है ना, जीरा सरसों जो भी डालना है वो डालेंगे। उसके बाद जब लास्ट प्रोसेस में भिंडी को डालेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार इसमें जब हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग जो है लाइन से चलते हैं, तब वो प्रोग्राम बनेगा। अदरवाइज क्या है, एरर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण चरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और सूडो कोड, ये याद रखना है। तो एल्गोरिदम क्या होता है देखते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीका, मतलब सीक्वेंस से, जैसे सब्जी का उदाहरण बता दिया मैं, ठीक है ना, या कुछ भी चीज़ लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो लाइन से लिखते हैं, वही जो प्रक्रिया है एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो यह बताता है कि किस प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया होनी है। अब ये मान लो सब्जी बना रहे हैं या पोहा बना रहे हैं, अब ये हो गया है, इसके बाद क्या करना है, नमक डालना है, कब डालना है, ठीक, पानी कब डालना है, ये पूरा प्रोसेस होता है चरणबद्ध। इसी को हम लोग एल्गोरिदम बोलते हैं। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग में है, किसी भी प्रोग्राम की लॉजिक डिज़ाइन करने के पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है। जैसे देखते हैं, इनपुट डेटा हो गया, ठीक है, प्रारंभ करें, ये वाला जो है अस्थायी डेटा, लिखना पढ़ना इतने इंपॉर्टेंट नहीं, आगे देखते हैं। ये इनपुट, आउटपुट, ठीक है। तो एल्गोरिदम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की क्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। एल्गोरिदम तो होता है, जैसे हम लोग जैसे किसी को बताएं कि ये कैसे पढ़ना है करके, मैं बताऊंगा सबसे पहले ये ऐसे पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद आपको लिखना है, फिर उसको रिवाइज करना है, फिर उसको लिखना है, फिर शॉर्ट में सिनॉप्सिस बनाना है। इस प्रकार से, इसी प्रकार प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें भी बहुत प्रकार के उदाहरण रहेंगे इसी प्रकार के। तो जो हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, एल्गोरिदम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की क्रिया हम लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखेंगे जिससे कंप्यूटर समझ सके, ठीक है ना। तो वही जो भाषा होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एल्गोरिदम को लिखने की, यही क्रिया क्या कहलाती है, कोडिंग कहलाती है। दोस्तों याद रखेंगे, क्या कहलाती है, कोडिंग, प्रोग्राम लिखने की लैंग्वेज, ठीक, लिखने की क्रिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। तो फ्लो चार्ट देख लीजिए, इसमें स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, फिर इनपुट कोई मतलब नंबर करेंगे, ठीक है, फिर इसमें ट्रू के लिए ये है, ठीक है, ऐसे लिखना है। अगर हम लोग दूसरा कुछ लिखते हैं तो गलत हो जाएगा,
और लास्ट में एंड एरर। उसके बाद चेक करते हैं, कोई एरर आता है तो बता देता है कहाँ पे गलती कर रहे हैं आप करके, ठीक है, प्रोग्रामिंग बनाएंगे तो। उसके बाद है फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम में लिखे लॉजिक को ग्राफिकल रूप में प्रदर्शित करने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। एल्गोरिदम तो हो गया वही चरणबद्ध प्रक्रिया है, लेकिन उसको ग्राफिकल रूप, ग्राफिकल मतलब ग्राफ मतलब होता है जो बहुत प्रकार से हो सकते हैं, चिन्ह हो सकता है, रेखा चित्र जैसे कि वृत्त, चतुर्भुज, ठीक है ना, सर्कल, ठीक, ये सब जितने भी है, वृत्त हो गया वही, ठीक है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, जितने भी प्रकार का चित्र है देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार का जो चित्र होता है उसको हम लोग फ्लो चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रोग्राम लिखना सरल है, क्योंकि इससे हम डाटा के फ्लो को समझ पाते हैं, कैसे जा रहे हैं। इसको हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो भी तैयार करते हैं, कितना भागों में बांटा गया है, कैसे बांटा गया है, तो यही फ्लो चार्ट कहलाता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग सूडो कोड। आखिर सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड का स्पेलिंग देख लीजिए आप लोग कैसे लिखते हैं, तो PSEUDO कोड, ठीक है, देख लीजिए एक बार लिख रहा हूँ, सूडो कोड कैसे लिखते हैं, PS दो कोड, ये होता है, ठीक है, याद रखना है। तो मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में दिखाए गए लॉजिक को लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूडो कोड कहलाती है। क्या बोल रहे हैं? मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में बोल रहे हैं, सामान्य भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में एल्गोरिदम, एल्गोरिदम मतलब सीक्वेंस, देखिए सीक्वेंस स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ये है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये होता है एल्गोरिदम मतलब चित्र होता है। फ्लो चार्ट में दिखाए गए लॉजिक को लिखने की प्रक्रिया सूडो कोड कहलाती है। सूडो कोड कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा और ह्यूमन लैंग्वेज, क्या बोल रहे हैं, जो कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्राम की भाषा जो होती है, और ह्यूमन लैंग्वेज जो मानव की लैंग्वेज के बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? सूडो कोड ही करता है दोस्तों, याद रखेंगे। हम लोग की लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मध्य मध्यस्थता का काम वही करता है सूडो कोड। उसके बाद देखते हैं प्रोग्रामिंग भाषाओं को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। देखिए कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? 3 प्रकार से, याद रखेंगे। इसमें देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बांटा गया है 3 भागों में। पहला है लो लेवल लैंग्वेज, कौन सा है? लो लेवल लैंग्वेज। दूसरा है मीडियम लैंग्वेज, ठीक है। तीसरा है हाई लेवल, लेकिन 2 ही आपको याद रखना है, लो लेवल और हाई लेवल। तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या है? बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी कोड को ही क्या बोला जाता है? मशीनी कोड बोला जाता है, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज हो गया। उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज में कोबोल, पास्कल, पाइथन, जावा, C++। देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे कि कोबोल जो है क्या है, तो कोबोल जो है लैंग्वेज है दोस्तों। पास्कल क्या है? ये भी लैंग्वेज है। पाइथन भी लैंग्वेज है, जावा भी लैंग्वेज है, और C++ भी लैंग्वेज है, ठीक। सबसे पहले तो यही आपको याद रखना। उसके बाद आएगा क्वेश्चन C++, कोबोल, पास्कल, पाइथन और जावा किस प्रकार के लैंग्वेज है? लो लेवल लैंग्वेज है कि मीडियम लेवल लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज है? तो अभी देख रहे हैं हम लोग क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल, पास्कल, पाइथन एंड जावा, C++, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। निम्न स्तरीय भाषाएं देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, तो कंप्यूटर की वह भाषा जो प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था, सबसे पुराना प्रयोग किया जाता था, वही क्या कहलाता है? लो लेवल लैंग्वेज कहलाता है। इन्हीं के आधारों पर आधुनिक भाषाओं या उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास किया गया है, इन्हें मशीन लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इधर बांटा गया था, फिर इधर बांटा गया है, वही लिखा गया है, ठीक है। तो मशीन भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। मशीनी भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, और ये जो है 0 व 1 से बनता है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? सिर्फ मशीन या बाइनरी भाषा को ही समझता है दोस्तों, याद रखेंगे। अर्थात कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या 0 और 1 ही समझी जाती है। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन होता है। हम लोग इसमें प्रोग्रामिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिर्फ 0 1 0 1 0 0 या 1, इसी को हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना कठिन होता है, इसीलिए हम लोग अपनी लैंग्वेज में करते हैं, और अपनी लैंग्वेज में करेंगे, लेकिन कंप्यूटर उसको समझेगा क्या? नहीं समझेगा, है ना। हम लोग मान लो अपनी सहूलियत की अपनी अपनी लैंग्वेज में कर लिए, लेकिन कंप्यूटर उसको नहीं समझेगा। उसके लिए क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं, है ना। जैसे कि कोई भी पर्सन आया है, मान लो अमेरिका से आया हुआ है, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश को, तो हम लोग क्या है, ट्रांसलेटर है, एक ट्रांसलेटर आता है, गूगल इनपुट करके, गूगल ट्रांसलेट करके उससे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार एक ट्रांसलेटर होता है कंप्यूटर की भाषा में, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। वो जो है ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में, और मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को इधर लो लेवल मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो इतना याद रखना है। देखिए क्वेश्चन भी आ चुका है फूड इंस्पेक्टर में कि मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज, द्विआधारी भाषा, ये सभी टर्म बाइनरी भाषाओं के लिए उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। ये जितने भी वर्ड यूज़ हुए हैं कि मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज और डिजिटल लैंग्वेज, ये द्विआधारी भाषा,
द्विआधारी भाषा मतलब क्या होता है, 2 आधार है, 0 और 1, ठीक, यही 2 आधार पे टिकी हुई है। उसके बाद देखेंगे दूसरा वाला, मशीन भाषा को किसी दूसरी भाषा में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर उसी रूप में समझता है। जो मशीन भाषा में लिखा गया है उसको और ट्रांसलेट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर तो वही लैंग्वेज में समझेगा। मशीन भाषा का प्रयोग किस में किया जाता था? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, पीढ़ी वाला हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, वीडियो भी बना दिया हूँ मैं। तो मशीन भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में होता था दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। उसके बाद देखते हैं, मशीन भाषा में कोड लिखना और उसे याद रख पाना बहुत ही कठिन होता है। हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसी कठिनाई को दूर करने के लिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक नया लैंग्वेज प्रयोग किया गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं। कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं? याद रखेंगे, असेंबली लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसे याद कर पाना बहुत ही कठिन होता था। तो पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है मध्य स्तरीय भाषा में यही याद रखते हैं कि मशीन लैंग्वेज पढ़ना और उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इसके लिए एक मध्य स्तरीय भाषा को प्रयोग किया गया, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा सी भी मध्य स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण है। देखिए, मध्य स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण में कौन सा आएगा? तो असेंबली लैंग्वेज और सी हो गया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद देखते हैं असेंबली भाषाएं। असेंबली भाषाएं के अंतर्गत देखते हैं हम लोग, यह भाषा द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग की में लाई गई है, जिसमें मशीन भाषा द्वारा कोडिंग में आ रही परेशानी को दूर किया गया। ये भाषा भी मशीनी भाषाओं पर ही आधारित होता था, परंतु इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग होता था दोस्तों। इसमें थोड़ा सा कोड होता था, जैसे कि देखते हैं इसमें निमोनिक कोड का उदाहरण, जैसे घटाने के लिए क्या होता था? घटाने के लिए सब आदि वर्ड का प्रयोग किया जाना, एवं जोड़ के लिए ऐड, ठीक है, सबसेक्शन मतलब घटाना के लिए, और ऐड जोड़ने के लिए ऐड प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा मतलब हम लोग के लिए थोड़ा सा आसान हो गया था, असेंबली लैंग्वेज है, ये याद रखना है। तो घटाने के लिए सबसेक्शन और इसके लिए जोड़ने के लिए ऐड, ये याद रखिएगा। उसके बाद है असेंबली भाषा को असेंबलर की सहायता से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। किसकी भाषा से? तो असेंबली भाषा को असेंबलर की सहायता से। अब जो है मनुष्य के लिए ही प्रोग्राम लिखने में आसानी हो करके हमारे लिए ही ये इस लैंग्वेज आया था। कौन सा लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ पाता क्या? नहीं समझ पाता, तो ट्रांसलेट की ज़रूरत थी। तो ट्रांसलेटर का नाम क्या है? असेंबली भाषा को परिवर्तित जो मशीनी भाषा में करेगा वो असेंबलर कहलाएगा। असेंबली भाषा किसी विशेष मशीन के लिए लिखी जाती थी, अतः असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर थी, याद रखना है, मशीन पर ही निर्भर थी, लेकिन पूरी तरीके से उसमें निर्भर नहीं थी। थोड़ा बहुत क्या है, हमारे लिए भी सहूलियत थी, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उच्च स्तरीय की भाषा की बात करें तो निम्न स्तरीय भाषाओं में प्रोग्रामिंग करना कठिन था। जैसे कि निम्न स्तरीय भाषा मशीन लैंग्वेज हो गया, थोड़ा बहुत असेंबली लैंग्वेज, ये भी थोड़ा सा कठिन टाइप था, ठीक है। इसमें कठिन था, इस वजह से उच्च स्तरीय भाषाओं का जन्म हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के द्वारा मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग जानते हैं उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझ सकता है, ठीक है। उसके आगे है उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना और पढ़ना आसान होता है। हम लोग के लिए सहूलियत की है, सहूलियत मतलब उसके लिए है, फ़ायदे के लिए, या फ़ायदे नहीं बोला जाएगा, मतलब अपने आसानी के लिए, हमारे आसानी के लिए, ठीक है। उसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, यह सभी टर्म उच्च स्तरीय के लिए उपयोग किए जाते हैं। जैसे कि उसमें पढ़े थे हाई मतलब लो लेवल लैंग्वेज के लिए मशीन लैंग्वेज है, द्विआधारी लैंग्वेज है, ठीक है, ये सब था। उसी प्रकार उच्च स्तरीय भाषा के लिए हाई लेवल लैंग्वेज और HLL मतलब क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज, फुल फॉर्म दोस्तों याद रखेंगे, ठीक है। तो उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से प्रारंभ हुआ है। देखिए, फर्स्ट पीढ़ी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज, या उसी को क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज पढ़ते थे, ठीक है ना, उपयोग होता था। और दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग हुआ, और तीसरी पीढ़ी में ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग होने लगा। उसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जिन्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आया था वो मशीन लैंग्वेज था, जिसको तो हम लोग समझ नहीं सकते थे। उसके बाद थोड़ा सा सहूलियत के लिए असेंबली लैंग्वेज आया था, जिसको हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते थे। असेंबली लैंग्वेज भी पूरा मशीन पर तो निर्भर था, लेकिन एकदम ज़्यादा मशीन लैंग्वेज नहीं था, ठीक है। तो उसको भी ट्रांसलेट करते थे हम लोग, थोड़ा सा अपने भाषा में लिखते थे उसको असेंबली लैंग्वेज में। उसके बाद असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन भाषा में कन्वर्ट करता था। उसी प्रकार जब हाई लेवल लैंग्वेज आ गया, हाई लेवल लैंग्वेज पूरा फोकस किस पर है? हमारे ऊपर है, मतलब हम जैसा भाषा समझते हैं उसी के अनुसार हम लोग लिखते हैं। अब
वो जो भाषा हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उस भाषा में, उस भाषा को ट्रांसलेट कौन करता है मशीन भाषा में, तो उसको याद रखना है आपको, वो करता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। याद रखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर का क्या नाम है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, ये याद रखना है। अब कंपाइलर भी एक बार समझ लीजिए, आगे भी पढ़ेंगे। तो कंपाइलर है, कंपाइलर जो है कैसे ट्रांसलेट करता है, मान लो एक पेज है, ये खुला हुआ है, एक पेज को एक बार में ट्रांसलेट कर देगा। और इंटरप्रेटर जो है लाइन टू लाइन करता है, एक लाइन दो लाइन ऐसे ट्रांसलेट करता है। ठीक है ना, तो कंपाइलर क्या है, पूरा कंप्लीट कर देता है एक साथ, ये याद रखना है, कंपाइलर ज़्यादा फास्ट है। तो हम लोग कुछ लैंग्वेज देख लेते हैं। तो लैंग्वेज के अंतर्गत है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन क्या है, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, याद रखेंगे, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है अल्गोल। अल्गोल भी क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, याद रखेंगे। सर्च इंजन पढ़ चुके हैं, वेब ब्राउज़र पढ़ चुके हैं, और ये अल्गोल है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, प्रोग्राम, ये भी कोबोल एक भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा। स्नोबॉल भी भाषा है, याद रखेंगे, स्नोबॉल। पास्कल भाषा है, ठीक है ना। और सी भी भाषा है, सी लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है ना। कोमल है, ठीक है ना, ये वाला है। और सी प्लस प्लस ये तो जानते ही हैं। जावा जो है इंटरनेट से संबंधित है, मोबाइल चलाने के लिए। लोगो है ना, ये भी भाषा है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म ही है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखना है। ओरेकल भी भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे, ओरेकल आ चुका है बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें कि भाषा का उदाहरण कौन कौन से, इसमें से जो है, इसमें सभी लिखा हुआ है, सब क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है दोस्तों। जैसे कि पहला लिखा है फोर्ट्रॉन, एल्गोल, कोबोल, स्नोबॉल, बेसिक। बेसिक का फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। उसके बाद पास्कल सी लैंग्वेज है, फिर सी प्लस प्लस है, जावा है, ये सब याद रखना है। ओरेकल, एचटीएमएल, लोगो, ये सब क्या है, लैंग्वेज के उदाहरण है। ठीक है ना, याद रखना है दोस्तों। ओरेकल बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, इसमें से इंपॉर्टेंट यही है ओरेकल, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है भाषा अनुवादक। हम लोग ट्रांसलेटर पढ़ लेते हैं। तो ट्रांसलेटर 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। असेंबलर जो है सिंपल से याद रखना है, असेंबलर से हमारा एक लैंग्वेज पढ़े थे असेंबलर नाम से। कौन सा लैंग्वेज था, तो असेंबली। असेंबली लैंग्वेज को, ये तीनों ट्रांसलेटर है। ट्रांसलेटर का क्या काम है कि इन लोग को किस भाषा में कन्वर्ट करना है, मशीन मतलब कंप्यूटर जिस भाषा को समझता है उसी भाषा में कन्वर्ट करना है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो। ठीक है ना, मशीन भाषा में उसको कन्वर्ट करना है। इनका लक्ष्य क्या है तीनों का, मशीन भाषा। मशीन भाषा किसको समझता है, 0 और 1 के रूप में। तो कंपाइलर भी इसको उच्च स्तरीय भाषा को कन्वर्ट करेगा, इंटरप्रेटर भी उच्च स्तरीय भाषा को करेगा, और ये जो है असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कन्वर्ट करेगा, असेंबलर जो है, ये याद रखना है। और कंपाइलर पूरा एक साथ करेगा, इंटरप्रेटर वन लाइन टू लाइन करेगा। ठीक है, ये याद रखना है। तो देख लेते हैं भाषा अनुवादक में, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में। यह ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा भाषा में, मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असेंबलर हो गया, कंपाइलर है, और इंटरप्रेटर। असेंबलर की बात करें तो असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है, यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलते हैं। जैसे कि हम लोग असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख लिए, इनपुट कराए, तो असेंबलर जो है आउटपुट के रूप में हम लोग क्या आउटपुट करेगा, और मशीन लैंग्वेज में इसको प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो सोर्स प्रोग्राम असेंबली प्रोग्राम हो गया, और 1 to 1 क्या है, 1 to 1 ये करेगा चेंज, और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यही है। उसके बाद कंपाइलर को देखिएगा, तो कंपाइलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को, ये जो है याद रखेंगे, इसमें क्या पढ़े थे हम लोग असेंबलर में, यह जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, और ये जो है उच्च स्तरीय भाषा या हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। यह एक साथ पूरे प्रोग्राम को देखिए, कंप्लीट, कंपाइलर से याद रखना है आपको, कंप्लीट, पूरा कंप्लीट याद रखना है। ठीक है ना, तो कंप्लीट ये क्या है, पूरे प्रोग्राम या कोड को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है, इसलिए इसकी गति क्या है, तीव्र होती है दोस्तों। यह पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवादित करता है, परंतु क्रियान्वित नहीं करता है, अनुवादित कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि सोर्स कोड हो गया, सोर्स कोड में प्रोग्राम लिख लिया हम लोग, हाई लेवल लैंग्वेज, फिर कंपाइलर, फिर मशीन कोड में ये परिवर्तित कर देगा। ठीक, इसमें देख सकते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, लो लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, ऑब्जेक्ट, एग्जीक्यूटेबल। ठीक, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल कोड आएगा। चलिए उसके बाद है कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य करता है। क्या करता है कंपाइलर जो है, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का काम करता है, मतलब वही जो है मशीन कोड में। अशुद्धियों को हटाने में धीमा है, अशुद्धियों को हटाने में ये धीमा है दोस्तों, याद रखेंगे। क्यों धीमा है बताइए, क्योंकि ये क्या है, एक साथ करता है सब चीज़। ठीक है ना, ट्रांसलेट करता है,
क्योंकि ये जो एक साथ पहले ट्रांसलेट कर ले, मतलब एक साथ पूरा ट्रांसलेट उसके बाद ढूंढते रहते हैं। और वो जो है इंटरप्रेटर होता है जो लाइन टू लाइन करता है, हर जो एक लाइन होती है उसको करता जाती है। इससे क्या है, अशुद्धि हमको फटाफट मिलती रहती है, कौन कौन सा एरर है करके, ये याद रखना है। इंटरप्रेटर आ गया, इसमें देख लेते हैं। यह प्रोग्राम एक एक लाइन करके अनुवाद कर देता है, ठीक है ना। इस लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष के दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। देखिए इसमें क्या है, हम लोग दोनों समझ लेते हैं, समझ नहीं आए हैं तो मान लो ये जो एक पेज है, ठीक है, एक पेज हो गया, इसमें जितना भी लिखा हुआ है कंपाइलर जो है पूरा एक साथ एक पेज को ट्रांसलेट कर देगा मशीन भाषा में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, एक एक लाइन को पहले करेगा। एक लाइन में कुछ मतलब लिखा गया है कोई प्रोग्रामर द्वारा, मान लो मेरे द्वारा लिखा गया है प्रोग्राम, इसमें कंपाइलर जो है, इंटरप्रेटर जो है सॉरी, चेक करेगा, है ना, चेक करेगा। एक लाइन में कोई जगह अशुद्धि है तो उसको पहले दूर करेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ऐसे क्या है, अशुद्धि हटाने में ये क्या है, फास्ट है, अधिक समय लगता है, ठीक है। यह अशुद्धियों को दूर करने में तीव्र होता है, ठीक है ना। और प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्या है, क्रियान्वित भी करता है, एग्जीक्यूट भी करता है, करने लायक मतलब क्रिया करने लायक वो बना देता है उसको। देखिए इसमें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। सोर्स कोड, सोर्स कोड मतलब प्रोग्रामर द्वारा, सोर्स मतलब वही होता है, सोर्स मतलब मान लो मैं लिख रहा हूँ प्रोग्राम, तो मैं ही क्या है, जिस कोड जिस भाषा में लिखूंगा वही क्या कहलाएगा, सोर्स भाषा या सोर्स कोड कहलाएगा। तो वही लिखा हुआ है, प्रोग्रामर द्वारा लिखा गया सेट ऑफ प्रोग्राम, मतलब प्रोग्राम का सेट जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे ऐसे कोड को क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखूंगा मतलब मैं जो लिखूंगा उसी क्या बोलेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड में याद रखिएगा, सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। क्या बोल रहे हैं, सोर्स कोड जो हमारा मैं जो लिखा हूँ, मान लो सोर्स कोड में लिखा हूँ। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से है, असेंबलर है, इंटरप्रेटर है और कंपाइलर है। सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। सोर्स कोड के इसी बदले रूप को ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। हम लोग पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट उधर रहता है लास्ट में, तो वही वाला है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक लिंकर। लिंकर क्या होता है, तो यह वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात, वास्तविक भाषा मतलब मान लो मैं जो लिखा हुआ हूँ उसी को सोर्स भाषा बोलेंगे, ठीक है ना। सोर्स कोड में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात, अनुवाद तो कर देगा, उसके बाद उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब एक फाइल में जमा कर देता है वो, ठीक, क्रियान्वित करने लायक फाइल बना देता है उसको, ठीक है। अब वो क्या है, एक्शन करने लग जाएगा इस प्रकार से, उसको क्या बोलते हैं, लिंकर बोलते हैं, लिंक कर देते हैं। और लूपिंग क्या होता है, यह एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है। क्या है, कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की विशेष स्थितियों को बार बार दोहराता है, बोल रहे हैं। जो प्रोग्राम की जो प्रोग्राम की एक विशेष स्थिति होती है उसको बार बार दोहराता है, ये इसकी खासियत है, याद रखिएगा, ठीक है। लूपिंग में, लूपिंग मतलब बार बार क्या है, लाइट जलेगा इस प्रकार से समझ सकते हैं आप लोग, ब्लिंक करेगा वो, बार बार दोहराएगा वो। आगे देखेंगे तो वीबीए प्रोग्राम, वीबीए विजुअल बेसिक एडाप्टर या एरे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है, एमएस एक्सेल के लिए किया जाता है इसका उपयोग वीबीए का। और एचटीएमएल क्या है, एचटीएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का प्रयोग वेब पेज डिजाइन के लिए किया जाता है। किसके डिजाइन के लिए, वेब पेज डिजाइन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेब पेज इंटरनेट से संबंधित यूआरएल साइट वाला, ठीक है। लिस्प क्या है, तो लिस्ट का मतलब लिस्प का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग है दोस्तों। यह 5वीं पीढ़ी में उपयोग होने वाली लैंग्वेज है, 5वीं पीढ़ी में, याद रखेंगे 5वीं पीढ़ी में। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, एआई में यही लैंग्वेज उपयोग होता है, ठीक है ना। सबसे पहले जो है जॉन मैकार्थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक है, इन्होंने इसी लैंग्वेज का उपयोग किया है एआई में। उसके बाद हम लोग कुछ जो बुक है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं, रिवाइज ही करेंगे एक बार, फिर से थ्योरी पढ़े हैं दूसरे बुक से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो पढ़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। पूरा मैराथन क्लास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ये एचआर पब्लिकेशन के बुक से है। तो फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन एक उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण, देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं के उदाहरण पढ़ रहे हैं। तो फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांजेक्शन, सॉरी फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ट्रांजेक्शन मत करिएगा मेरा टाइप, गलत हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, जो किसने बनाया है लैंग्वेज को, जॉन बेकस ने बनाया है। किसने बनाया है दोस्तों, फार्मूला को जॉन बेकस ने बनाया है दोस्तों, याद रखेंगे। और अल्गोल क्या फुल फॉर्म क्या होता है, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज होता है दोस्तों, ठीक है। कोबोल का कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्नोबॉल बेल लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है, बॉल से याद रखना है, ठीक है, बेल, बेल बॉल, ठीक है ना, स्नोबॉल, स्लो बॉल फेक बोल रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लेबो बॉल, बिल, लेबो बिल करके ऐसे याद रखना है कुछ भी, ठीक, बॉल बिल स्नो बॉल। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, ये याद रखना है। जॉन कैमिली व
बेसिक बेसिक जो याद रखना है दोस्तों, बेसिक जो लैंग्वेज है उसको जॉन कैमिली तथा थॉमस कुर्टज ने बनाया हुआ है। उसके बाद है पास्कल। पास्कल जो है शिक्षा परक भाषा है। पास मतलब पास से संबंधित है, पास्कल मतलब पास कर दो ऐसा करके याद रखना है, ठीक है ना। प्रोफेसर निकलास है, ठीक है, निकल जाओगे करके पास हो जाओगे करके, शिक्षा परक भाषा है। सी एक लैंग्वेज है। कोमल का फुल फॉर्म क्या है कोमल का, तो कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज है दोस्तों, क्या है कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और सी प्लस प्लस क्या है, सी लैंग्वेज का विस्तारित रूप है। इसके बाद एडवांस लेवल का है ये लैंग्वेज, ये सी के बाद। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्टिव वाला है, ठीक है ना, ये पूरा क्रियान्वित कर देता है, एग्जीक्यूटेबल है। जावा क्या है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होने वाला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो भी इंटरनेट पर बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी है उसमें यही लैंग्वेज जो फिट रहता है। उसके बाद है HTML का फुल फॉर्म मैंने बता दिया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यह www के डिज़ाइन करने के लिए, मतलब वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए आने वाला ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और लोगो क्या है, बेल लेबोरेटरीज द्वारा निर्मित है। बेल लेबोरेटरीज द्वारा, और कौन सा था हम लोग पढ़े हैं, तो वो पढ़े हैं दोस्तों स्नोबॉल पढ़े हैं, ठीक है ना, स्नोबॉल। तो याद रखिएगा, जॉन बेकस किसके खोज करता है, तो ये जो फॉर्मूला ट्रांसफर। अब इसमें पढ़ लेते हैं हम लोग कुछ खासियत है इधर। और फोर्ट्रॉन वैज्ञानिकों द्वारा गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए, जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है उसको क्या है वैज्ञानिकों ने यूज़ किया है दोस्तों, याद रखेंगे। साइंटिस्ट लोग इसी लैंग्वेज का यूज़ करते थे, ठीक है, सूत्रों को हल करने के लिए, गणितीय सूत्रों को हल करने के लिए। एल्गोल क्या है, बीजगणित गणनाओं के लिए एल्गोल है दोस्तों, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है। और कोबोल जो है कॉमन बिजनेस से सब बिजनेस से ही स्पष्ट है, व्यावसायिक कार्य के लिए। स्नोबॉल क्या है, प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए। प्रतीकात्मक मतलब क्या है, चिन्ह के द्वारा, ठीक है ना, किसी चिन्ह हो गया, साइन है, तीर का निशान है, चिन्ह के द्वारा। उसके बाद है बेसिक, गणितीय एवं व्यावसायिक कार्य के लिए, दोनों के लिए मील का पत्थर है। बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जॉन कैमिली व थॉमस कुर्टस। और पास्कल प्रोफेसर निकलास पास कर देगा। तो ये शिक्षा परक भाषा है, पीसी में उपयोग होने के लिए प्रथम उच्च स्तरीय भाषा, पर्सनल कंप्यूटर में ना पीसी मतलब। और सी तो है बेल लेबोरेटरीज द्वारा, ये भी है लैंग्वेज है। सन माइक्रो सिस्टम द्वारा कौन सा है, जावा है दोस्तों, जावा, ठीक है। जावा जो है मोबाइल में भी यूज़ होता है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन में यूज़ होने वाला। और HTML किसके द्वारा है, तो टीम बर्नर्स द्वारा। और लोगो जो है बच्चों के लिए, लोगो से याद रखना है, लोगो मतलब क्या होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह होता है ना। जैसे हम लोग टाटा का ऐसे लिख देते हैं, लोगो जो होता है इस प्रकार से होता है ऐसे, ठीक है ना। हुंडई का ऐसे लिख देंगे, मान लो जो कार की बात कर रहा हूँ मैं, तो यही क्या है, लोगो है। बच्चे लोग किससे ज़्यादा पहचानते हैं, फट से लोगो से पहचान लेंगे। लोगों को बताया रहेंगे कि ये लोगो है। लोगो मतलब एक चिन्ह आकृति होती है, शेप होता है, ठीक है। तो भाषा अनुवादक पढ़ चुके हैं हम लोग, असेंबलर पढ़ चुके हैं, कंपाइलर पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखिए उसमें पूरा पढ़ चुके थे। इंटरप्रेटर भी पढ़ चुके हैं। अब दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अंतर। यह संपूर्ण कंपाइलर क्या है, कंप्लीट करता है दोस्तों, याद रखना, पूरा कंप्लीट कर देगा एक साथ। यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ पेज वाइज परिवर्तित करता है। यह एक एक लाइन को परिवर्तित करता है। एक पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है। और ये क्या है, लाइन टू लाइन जाते रहता है। जब गलतियां दूर होती है, अगर गलतियां कोई दिख गई तो सबसे पहले उसको दूर करेगा, दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ेगा, ये है। तीसरा बोल रहा है, प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है। लेकिन ये जो है प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है। यह क्रियान्वयन में कम समय लगता है, सही बात है, और इसे क्या है, अधिक समय लगता है, ठीक है। मतलब इसको क्या है, ट्रांसलेट होने में, क्रियान्वयन का मतलब वही है। अशुद्धियों को दूर करने में यह धीमा है, लेकिन अशुद्धियों को दूर करने में यह तीव्र होता है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। इसको शॉर्ट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा बचा है, फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ जाएंगे दोस्तों। कंपाइलर आधारित भाषा कौन कौन सी है, ऐसे कौन कौन सी भाषा है जो कंपाइलर के द्वारा ट्रांसलेट होती है, और ऐसी कौन कौन सी भाषा है जो इंटरप्रेटर के द्वारा अक्सर जो है ट्रांसलेट की जाती है। तो जितना वाला सी वाला सीरीज दिख रहा है, देखिए, कोबोल, सबसे पहले तो याद रखिए सी, कंपाइलर में भी सी है, सी प्लस प्लस, सी हैज़, और सी लियो करके है, और कोबोल है, ये कंपाइलर आधारित भाषा है। और जावा है, PHP भाषा लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। बाकी नहीं पढ़ेंगे तो भी याद रखना है। ये बेसिक है लैंग्वेज, तो सभी जान रहे हैं बेसिक है। रूबी भी लैंग्वेज है, क्या है, रूबी भी एक लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखेंगे। रूबी हो गया, PHP हो गया, ठीक है ना। और पाइथन है, पर्ल है, और जावा स्क्रिप्ट। जावा तो पढ़े हुए हैं, तो PHP, पर्ल और रूबी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पाइथन भी है। उच्च स्तर, इसमें क्या है, एग्जीक्यूशन के आधार पर, है ना, एग्जीक्यूशन के आधार पर है ये। उसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में देखते हैं सामान्य उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी है, ये वाला जो है। और वेब पेज पर आधारित HTML है, पाइथन है, पर्ल है, जावा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
सबसे पहले इसको देख लेंगे, डाटाबेस आधारित ऑनलाइन वाला देखेंगे, माई एसक्यूएल वाला। तो डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, देखिए एल, लास्ट एल का मतलब तो लैंग्वेज ही है, और डी मतलब क्या हो रहा है, डाटा हो रहा है। डाटा डेफिनेशन, डेटिनेशन लिखा है शायद, है ना। डाटा डेटिनेशन लैंग्वेज है, उसके बाद है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है डीएमएल से, और टीसीएल से ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। देख लीजिए एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेटिनेशन लैंग्वेज, डीसीएल से डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल से डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और टीसीएल से ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, याद रखना है। और पीएचपी का फुल फॉर्म क्या है, देख लीजिए, जेएसपी का फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं तो जावा सर्वर पेज होता है, क्या होता है, जावा सर्वर पेज। और पीएचपी जो लैंग्वेज है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, सॉरी दोस्तों, क्या लिखा है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर लिखा हुआ है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसलिए डबल पी है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद है सीएसएस, सीएसएस क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, क्या है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो याद रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद है XML का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और XML का एक्सटेंसिबल, याद रखिएगा, ई पहले है ना, एक्स से हम लोग ऐसा लगे कि एक्स तो इसमें नहीं है तो ई वाला कैसे लगा, तो एक्सटेंसिबल है, ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद SGML है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, तो इसको आपको याद रखना है, देखिए आ चुका है ना एग्जाम में, देख लीजिए, ठीक है ना। स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड जर्नलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, और XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, याद रखिएगा। TCL का ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DML का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DCL का डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, और DDL का डाटा डेटिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, ये सब याद रखना है। PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और CESS का कैस्केडिंग स्टाइल शीट, और जावा सर्वर पेज JSP का, ठीक है, इतना याद रखिएगा। उसके बाद लास्ट है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन ही है दोस्तों, ठीक है ना, तो क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी रहिएगा। हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी किसे कहते हैं, हम लोग मान लो मोबाइल में जो भी इसमें PDF है उसको मैं प्रिंट आउट करवाऊंगा, मतलब हाथ में ले लूँगा, अभी क्या है इसको बस मैं क्या है देख बस सकता हूँ, लेकिन भौतिक रूप से छू सकता हूँ कि इसको नहीं छू सकता, मोबाइल को बस छू सकता हूँ, लेकिन इसको हम लोग हार्ड कॉपी बनाएंगे, पेपर में प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या प्राप्त हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। सॉफ्ट कॉपी मतलब यही है जिसे सिर्फ देखा जा सकता है, ठीक है ना, सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यह परमानेंट नहीं होता है, इसमें सुधार संभव है, जैसे मॉनिटर पर दिखता हुआ डॉक्यूमेंट फॉर्म। और सोर्स कोड क्या होता है, प्रोग्रामर द्वारा लिखा हुआ, जैसे मैं लिख रहा हूँ वही सोर्स कोड। ऑब्जेक्ट कोड मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है, उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। लिंकर पढ़ चुके हैं, लिंकर क्या है, वास्तविक भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, ये पढ़े। लूपिंग में बार बार दोहराना पढ़े हैं, ठीक है ना। और लोडर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है उसको किस में कन्वर्ट करता है, तो किस में लोड करता है, मेन मेमोरी में करता है दोस्तों, याद रखेंगे, मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंटरफेस, कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र के मध्य संबंध को कहते हैं इंटरफेस। किसके किसके मध्य, कंप्यूटर सिस्टम हो गया और यूज़र के मध्य, उसी को हम लोग संबंध जो रहता है इंटरफेस कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और VBA का क्या है, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है। जब हम लोग MS एक्सेल पर काम करते हैं तो उसमें उपयोग होता है ये VBA, विजुअल बेसिक एरे भी बोल सकते हैं। लिस्ट प्रोसेसिंग इसका फुल फॉर्म है, ये जो है AI में उपयोग होता है अक्सर, याद रखिएगा। AI के जनक कौन है, जॉन मैकार्थी है, जॉन मैकार्थी। उसके बाद है HTML का प्रयोग वेब पेज डिजाइन के लिए किया जाता है ना। चलिए ये कंप्लीट हो जल्दी करके, इसलिए मैं फास्ट बोल रहा हूँ, आप लोग स्लो करके देखिएगा, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग फास्ट करके देखते हैं लेकिन इसको स्लो करके देखिएगा। उसके बाद है HTML का प्रयोग वेब पेज डिजाइन के लिए किया जाता है, पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए कितना बज गया, अभी 5 बज गया है, कोचिंग का टाइम है मेरा, 5:45 निकलना पड़ेगा कोचिंग के लिए, तब तक इसमें एक आध देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को बिना किसी अनुवाद के समझ सकता है, तो बाइनरी भाषा को समझ सकता है, बाइनरी को मशीन भाषा बोला जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। उसके बाद है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली निम्न स्तरीय भाषा के लिए निम्न में से कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं निम्न स्तरीय भाषा के लिए, तो बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं उसी को, मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं, निम्न स्तरीय भाषा भी बोलते हैं, ठीक है ना। आंसर डी लिया हुआ है, ठीक है, एक आध
हम लोग नहीं पता होगा, इससे पता चलेगा डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो 1 2 3 4 मतलब बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, ठीक है ना, और निम्न स्तरीय भाषा भी बोलते हैं मतलब लो लेवल लैंग्वेज, और मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बुलियन भाषा भी इसी को कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, सबको बोलते हैं। देखिए आंसर लिया हुआ है, डी ऑप्शन लिया हुआ है, मतलब सभी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक भाषा भी बोलते हैं इसी को, कौन सी भाषा, इलेक्ट्रॉनिक भाषा। इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या है, मशीन भाषा ही है, ठीक है ना, दोनों मैच खा रहे हैं। बुलियन भाषा भी बोलते हैं और डिजिटल भाषा भी बोलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, सभी जितने भी दिया हुआ है सभी ऑप्शन को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। देखिए इससे जानकारी यही प्राप्त हो रही है कि बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, निम्न स्तरीय भाषा और द्विआधारी भाषा भी बोला जाता है ना, याद रखेंगे, वो तो पढ़े ही पढ़े थे। प्लस बुलियन भाषा भी कहा जाता है और इलेक्ट्रॉनिक भाषा और डिजिटल भाषा भी कहा जाता है इसी को। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या है, तो मशीन भाषा है, पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं, क्या होते हैं, हार्डवेयर को संचालित करने के लिए। तो हार्डवेयर संचालित करने के लिए दोस्तों याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है, इंस्ट्रक्शन सेट भी होता है, ठीक है ना, और इंस्ट्रक्शन होता है, उपयुक्त सभी आएगा इसका आंसर, ठीक है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, सम्मिलित नहीं है बोल रहा है, प्रोग्राम क्या है, इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का समूह होता है क्या, गलत, लेकिन सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही है, प्रोग्राम का समूह है। फर्स्ट देखिए इंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, एक प्रकार से आदेश होता है, सूचना होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को दिया गया सिंगल कमांड जो दिया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। कमांड देना को इंस्ट्रक्शन कहना कहलाता है इसमें। लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का समूह क्या, नहीं है, सॉफ्टवेयर जो है प्रोग्रामों का समूह है, तो सी वाला इसमें गलत है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो इसका सही आंसर होगा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। हार्डवेयर बनाने के लिए पड़ती है कि नहीं पड़ती है, हार्डवेयर में कोई नहीं रहता है प्रोग्राम, रेखा चित्र बनाने के लिए भी नहीं होती है, वीडियो एडिटिंग के लिए भी नहीं होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होती है, पढ़ चुके हैं। कौन से कथन असत्य है छांटना है दोस्तों, देख लीजिए। मनुष्य के समझने योग्य भाषा कंप्यूटर बिना अनुवादक के नहीं समझ सकता, सही बात है बिल्कुल, गलत छांटना है ना। सेकंड है, कंप्यूटर की मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, कंप्यूटर की मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है कंप्यूटर की, थर्ड पढ़ रहा हूँ सी वाला, कंप्यूटर की मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता होती है, ये गलत बोल रहा है। उसके बाद लास्ट है, उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग सॉफ्टवेयर कोडिंग के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर, सही बात है। हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज का उपयोग क्यों करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसका कोडिंग करने के लिए, ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं अब। तो किसी भी सॉफ्टवेयर के निर्माण के पूर्व के चरणों में शामिल नहीं है, कोई भी सॉफ्टवेयर के निर्माण हो रहा है उसके पहले के चरण में कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कोड निर्माण। ऑब्जेक्ट कोड पहले आ जाएगा कि नहीं आएगा, पहले तो सोर्स प्रोग्राम होगा, उसके बाद जो आगे होगा वो, तो पूर्व में चरण में शामिल नहीं है, याद रखेंगे। ट्रांसलेटर होगा, ये जो लिखेंगे उसके बाद ट्रांसलेटर होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो ये है। उसके बाद है, सॉफ्टवेयर निर्माण के पूर्व समस्या को सुलझाने के लिए बनाए गए प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है, यही जो क्या कहलाता है दोस्तों, एल्गोरिदम कहलाता है। और फ्लो चार्ट मतलब क्या है, वो तो चिन्ह है, ठीक है, अलग अलग आकृतियाँ हैं। उसके बाद है, सॉफ्टवेयर निर्माण के पूर्व प्रोग्राम लॉजिक को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, तो ग्राफिक्स रूप में प्रदर्शित करना क्या रहता है, फ्लो चार्ट कहलाता है, पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल से बनेंगे, अगर आप लोग थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो बनेगा ना, डायरेक्ट आप लोग क्या है ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लेते हैं तो कहाँ समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको बने रहिए इसमें वीडियो में। उसके बाद है, एल्गोरिदम के लॉजिक को मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में लिखना क्या कहलाता है, सूडो कोड निर्माण कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे। क्या बोल रहे हैं, एल्गोरिदम के लॉजिक को मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में लिखना क्या कहलाता है, सूडो कोड, ठीक है। उसके बाद है, कंप्यूटर भाषा के प्रकार से संबंधित प्रश्न है ये। कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से कितनी प्रकार की होती है, कंप्यूटर की भाषा हम लोग कितने प्रकार के पढ़े हैं, लगभग 2 प्रकार के होते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, 2 ही प्रकार के हैं, ठीक है। मेन वही याद रखना है, मिडिल को छोड़ दीजिए, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार कौन कौन से हैं, उच्च स्तरीय भाषा मतलब HLL हाई लेवल लैंग्वेज, और निम्न स्तरीय भाषा जो है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है, ए व दो दोनों सही है। उसके बाद है, कंप्यूटर की भाषाओं में शामिल नहीं है, कंप्यूटर की भाषाओं में कौन शामिल नहीं है, तो मध्य स्तरीय भाषा जो हम लोग पढ़े थे वो उतना शामिल नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे, और ये 3 लैंग्वेज को शामिल करेंगे, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा थी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा उपयोग हुआ है, द्विआधारी और निम्न स्तरीय, दोनों एक ही नाम है तो दोनों तो हुआ है सी में, ठीक है, तो ये है। उसके बाद है, उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार है, उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन से है, तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, POPL लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, उच्च स्तरीय भाषा बोल रहे हैं, और प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है ना, तो कौन सा आएगा, 1 व 2 सही होगा दोस्तों। ठीक है ना, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और कौन सा है, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। ये जो है उच्च स्तरीय भाषा के ओपी करके याद रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दूसरी पीढ़ी में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा है। दूसरी पीढ़ी में कौन सी भाषा लाई गई थी, तो असेंबली भाषा लाई गई थी। उसके बाद है, फर्स्ट करते हैं, असेंबली भाषा प्रोग्राम लिखने के लिए खालिस्तान कोड का प्रयोग करती है। असेंबली भाषा के लिए कौन सा कोड का प्रयोग करती है, हम लोग क्या पढ़े हैं, न्यूमेनिक कोड पढ़े हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्या है, न्यूमेनिक कोड, न्यूमेनिक। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए बी वाला बिल्कुल घुमा रहे हैं हमको न्यूमेनिया करके, ठीक है, लेकिन ये क्या है, न्यूमेनिक कोड है। उसके बाद तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो उच्च स्तरीय भाषा पढ़े हैं। तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है, तो सी भाषा सी भाषा जो है यूज़ हुई थी, याद रखेंगे दोस्तों, तीसरी पीढ़ी में। और पाँचवीं में लिस्ट, ठीक है ना, लिस्ट प्रोसेसिंग वाला। कौन सी भाषा का प्रयोग चौथी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ था, चौथी पीढ़ी में, याद रखेंगे दोस्तों, हम लोग चौथी पीढ़ी का नहीं पढ़े थे, तो डोमेन आधारित, देख लीजिए कुछ क्वेश्चन हमको ऑब्जेक्टिव से भी पता चल जाता है। तो डोमेन आधारित जो भाषा है, कौन सी भाषा, डोमेन आधारित भाषा है, वो हमें चौथी पीढ़ी में प्राप्त हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है ना, डोमेन आधारित भाषा यही है चौथी पीढ़ी में। उसके बाद है पाँचवीं पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली भाषा। पाँचवीं पीढ़ी में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है, तो पाँचवीं पीढ़ी में हम लोग पढ़े हैं एआई भाषा। एआई भाषा कौन सी है, लिस्प भाषा पढ़े हैं। कौन सी भाषा पढ़े थे, LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा। ठीक है, गणितीय सूत्रों पर आधारित भाषा कौन सा है, गणितीय सूत्र पर बोल रहे हैं, तो गणितीय सूत्र पर कौन सा है दोस्तों, फॉर्मूला ट्रांसलेशन है, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्यावसायिक रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए प्रयोग में लाई गई भाषा कौन सी है, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कोबोल भाषा है, पढ़ चुके हैं। ठीक है, DBMS वो दूसरा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, याद रखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर ए आएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बेसिक का फुल फॉर्म क्या है। बेसिक का फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है विश्व की पहली प्रोग्रामर का श्रेय किसे दिया जाता है। ठीक है, श्रेय जाता है, किसको जाता है, याद रखेंगे, विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि विश्व की पहली प्रोग्रामर जो भी प्रोग्राम की होगी, ठीक है, वो कौन है, तो लेडी एडा अगस्टा, याद रखेंगे। लेडी एडा अगस्ता प्रथम प्रोग्रामर है, विश्व की बोल रहे हैं, भारत की भी नहीं, विश्व की। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेशन से संबंधित है, लैंग्वेज प्रोसेसर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है, लैंग्वेज जो है, तो याद रखेंगे दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। हम लोग सॉफ्टवेयर भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये लगभग याद रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा लैंग्वेज वाला। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो असेंबलर का उपयोग। मशीन भाषा के कोड को क्या कहते हैं दोस्तों, तो मशीन भाषा के कोड को कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं, पढ़ चुके हैं ना। और सोर्स कोड हमारा कोड जो रहता है, हम जिस कोड में किए रहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए कोड को क्या कहा जाता है, उच्च स्तरीय भाषा हम लोग लिखते हैं, वो सोर्स कोड कहलाता है। उसके बाद है उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, कंपाइलर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उच्च स्तरीय भाषा। इंटरप्रेटर नहीं दिया है, इंटरप्रेटर दिया रहता तो वो भी आंसर होता। ठीक है, उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा निम्न स्तरीय भाषा के कोड में बदलना हुआ कोड क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड। क्या बोल रहा है, उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स कोड को, मतलब हम जो लिख रहे हैं, कंपाइलर के द्वारा निम्न स्तरीय भाषा के कोड में बदलना, मतलब मशीन भाषा में बदलना या बदला हुआ कोड क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। उसके बाद है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है परंतु निष्पादित नहीं करता है, तो निष्पादित कौन नहीं करता है, कंपाइलर नहीं करता है दोस्तों, पढ़ चुके हैं। ठीक है, इंटरप्रेटर कर देता है, एग्जीक्यूट भी। उसके बाद है कंप्यूटर में एरर के प्रकार में शामिल है। कंप्यूटर में एरर के प्रकार में शामिल कौन कौन से है, तो सिंटैक्स एरर भी होता है और लॉजिक एरर भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। कौन कौन सा एरर, सिंटैक्स एरर भी होता है और लॉजिक एरर भी होता है, लेकिन बग एरर नहीं होता है। ठीक है ना, सिंटैक्स और लॉजिक एरर होता है, तो कुछ अलग है, उसको नोट करेंगे कॉपी में आप लोग। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं उसमें थ्योरी में नहीं है। उसके बाद है वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है, साथ ही उन्हें निष्पादित भी करता है, तो इंटरप्रेटर पढ़ चुके हैं। इंटरप्रेटर के विषय में गलत कौन सा है, मतलब सही नहीं है, पूछा गया है। तो इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवादित करता है, यही तो गलत है। पूरा एक साथ करता है कि नहीं करता, लाइन टू लाइन करता है। और पढ़ लेते हैं इंटरप्रेटर के बारे में और क्या क्या लिखा है, हम लोग को आंसर पता चल गया है।
इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन करता है, सही बात है। थर्ड पढ़ते हैं, इंटरप्रेटर के माध्यम से प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजना आसान होता है, बिल्कुल सही बात है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को अनुवादित करने के बाद निष्पादित भी करता है, सही बात है बिल्कुल, ठीक है ना। तो पहला इसमें गलत है। उसके बाद है कंपाइलर के विषय में सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा है। कंपाइलर सभी प्रोग्राम को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर कंपाइल्ड प्रोग्राम को रन नहीं करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं करता है, वही बोला गया है, सही बात है। कंपाइलर उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलता है, ये भी सही बात है। कंपाइलर एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर कहाँ है ये तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना, यही गलत है। तो पहला वाला सही है, पहला वाला कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि कंपाइलर सभी प्रोग्रामों को एक सिंगल बैच में, मतलब एक साथ पूरा कन्वर्ट कर देता है, याद रखें, एक बैच में, ठीक है, जितना भी है। चलिए 5-12 हो गया है, चलिए आगे देखते हैं। और कंपाइलर के द्वारा किस प्रकार के एरर नहीं खोजे जा सकते। कंपाइलर के द्वारा, तो कंपाइलर के द्वारा याद रखेंगे दोस्तों, दो प्रकार के एरर पढ़ें, एक प्रकार से सिंटैक्स और लॉजिक एरर। तो लॉजिक एरर जो है ये नहीं ढूंढ पाता है, याद रखेंगे, कंपाइलर वाला जो है, कंपाइलर जो है लॉजिक एरर को नहीं ढूंढ पाएगा, ठीक है। उसके बाद उच्च स्तरीय भाषा से संबंधित प्रश्न देखते हैं। तो निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। सी, जावा, C++, मशीन। तो मशीन नहीं है, जान रहे हैं, वो लो लेवल लैंग्वेज है। मध्य स्तरीय भाषा मानते हैं, लगभग किसको मानते हैं हम लोग, तो सी को हम लोग मध्य स्तरीय भाषा मानते हैं। उसके बाद है कौन सी भाषा वेब आधारित है। वेब पेज पे आधारित कौन सी है, HTML, पढ़ चुके हैं। उसके बाद है किस भाषा का प्रयोग वेब आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं किया जाता है। वेब आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो हम लोग किसका नहीं करते हैं, बेसिक का नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखेंगे। PHP का भी कर लेंगे, एक हम लोग लिस्ट पढ़े थे, PHP, CSS, पाइथन, लेकिन बेसिक अलग था, ठीक है। अगर दिखाने बोलेंगे दिखा देता हूँ मैं, इधर पीछे क्लियर हो जाना चाहिए। कौन सा था, वेब वाला, ठीक है ना। तो ये जो है वेब वाला है, ठीक है, लेकिन बेसिक क्या है इसमें है, बेसिक इधर आ गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा है, बेसिक आ गया इसमें। उसके बाद है निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जिनका प्रयोग ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। तो C++, सी और बेसिक, ये भाषा प्रयोग किया जाता है, ऑफलाइन वाला बोल रहे हैं। और बाकी जो सभी क्या है, सर्वर से संबंधित है, वेब पेज से, नेट से, ठीक है ना। तो C++, सी और बेसिक, ये ऑफलाइन वाला है। कौन सी भाषा का प्रयोग इंटरनेट पर चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं किया जाता है, बोल रहे हैं, इंटरनेट वाला। तो सी पढ़े हैं, C++ बेसिक वाला है, ठीक है, ये जो है ऑफलाइन वाला है, ठीक है ना। इंटरनेट पर चलने वाला सॉफ्टवेयर को नहीं बनाया जाता है, सी वाला है। उसके बाद है निम्न में से कौन सी भाषा कंपाइलर आधारित है। कंपाइलर पर आधारित कौन कौन सी भाषा है, तो डी है। C++ जो है कंपाइलर आधारित है। अगर पता नहीं चल रहा इधर देख लेते हैं फिर से, अब और रिवाइज हो जाएगा आपका अच्छे से। देखिए कंपाइलर आधारित पढ़े हुए हैं, किधर पढ़े हैं, ये पढ़े, देखिए कंपाइलर आधारित याद रखिएगा, सी वाला सीरीज है, C++, सी हैज़, और कोबोल भी है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और सेलियो है। और बाकी जो बच रहे हैं वो किधर है, इंटरप्रेटर में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो बार बार देखते जाइएगा, हो जाएगा। उसके बाद है ये बेसिक तो पढ़ चुके थे, है ना। उसके बाद ही हाँ ये वाला हो गया था। निम्न में से कौन सी भाषा कंपाइलर आधारित है, तो कौन सी भाषा है दोस्तों, C++। उसके बाद है निम्न में से कौन सी भाषा इंटरप्रेटर आधारित है। इंटरप्रेटर पे क्या पढ़े हम लोग, PHP का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, यही तो पढ़े हैं ना। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। पांचवी पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी, लिस्प थी, जो AI पर आधारित है। निम्न में से कौन सा डेटाबेस आधारित भाषा नहीं है। डेटाबेस आधारित भाषा नहीं है, कौन सा है, हम लोग पढ़े हैं। तो इसमें जो आएगा दोस्तों DPI है। बाकी सभी इसमें पढ़ चुके हैं, DDL पढ़े हैं, इसमें डी से क्या पढ़े हैं, डाटा पढ़े हैं कि डिजिटल पढ़े हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। डेटिनेशन लैंग्वेज है, DCL पढ़ चुके हैं, DML पढ़े हैं, ठीक है ना। मैनिपुलेटिंग वाला याद नहीं आ रहा तो चलिए फिर से देख लेते हैं, लेकिन आप लोग को लिखना है, इसीलिए अभी लिखे रहते तो याद हो जा रहा था। देखिए डाटा डेटिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। DCL का डाटा कंट्रोल है, और DML का डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, और TCL का क्या है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, डाटाबेस पर आधारित, DBMS पर, ठीक है। देखिए सब दिखा रहा हूँ भाई, वापस पुराना जाके आप लोग को याद रखना है ना अच्छे से। तो ये हो गया था हमारा डोमेन आधारित है, कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी में डोमेन आधारित पढ़ चुके हैं, ये वाला भी हो चुका है। हाँ ये इसमें आए थे हम लोग, तो DPI नहीं था उसमें। DDL का फुल फॉर्म क्या है, तो डाटा डेफिनेशन, यहाँ पे डेटी क्या है, क्या डाटा डेफिनेशन है ना, याद रखिएगा। हम लोग उसमें दूसरा लिख दिए थे, आंसर ए लिया है, डाटा डेफिनेशन है वो, ठीक है। चलिए उसके बाद है डाटाबेस बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे, तो कौन सा है,
ओरेकल, डाटाबेस बनाने के लिए ओरेकल और MS एक्सेस का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। MS एक्सेस और ओरेकल का उपयोग किया जाएगा दोस्तों, ए व बी दोनों का। ऑफिस का बस उपयोग नहीं होगा डाटाबेस बनाने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। DCL का पूरा नाम क्या है? DCL का, तो DCL का पूरा नाम क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, यही तो पढ़े हैं ना, हाँ ये वाला, ठीक। उसके बाद है DML का फुल फॉर्म क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यही पढ़े, हाँ ठीक। इंटरप्रेटर पर आधारित भाषा कौन सी है? इंटरप्रेटर पर बोल रहा है, कंपाइलर वादी इंटरप्रेटर पर कौन सा है? तो पाइथन पढ़े हम लोग, ठीक है। उसके बाद CSS का पूर्ण नाम क्या है? कैस्कोडिंग, कैस्कोडिंग क्या पढ़े हैं? सर्वर शीट की क्या पढ़े, देख लेते हैं। स्टाइलिश शीट, सॉरी, है ना। तो कैस्कोडिंग स्टाइलिश शीट पढ़े हम लोग, CSS, ठीक है ना। एक जैसे नाम रहते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं, देखते है ना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसलिए आपको लिख के लिख के रखना है, क्या है? CSS, तो कैस्कोडिंग स्टाइल शीट है, ठीक है ना। स्टाइल शीट पढ़े हैं, याद नहीं आ रहा है तो पिछला, अभी इस बार चलिए आगे पढ़ते हैं। CPU के समझने योग्य भाषा कौन सी? CPU कौन सी भाषा समझती है? तो मशीन भाषा समझती है दोस्तों। सुमेलित नहीं है, कौन सी इसमें गलत है? वेब भाषा HTML XML, XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है ना। और HGML का, HGML के एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है ना। HGML का फुल फॉर्म क्या है? तो चलिए यहाँ पता चलता है HGML का, यहाँ XML का भी मिल गया। SGML, तो स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। S से क्या है? स्टैंडर्ड, G से जनरलाइज्ड, M से मार्कअप और L से लैंग्वेज, ठीक है। तो उसके बाद है डाटाबेस में निम्न स्तरीय भाषा, बाइनरी लैंग्वेज है असेंबली भाषा, जावा और JSP, ये गलत है, ठीक है। असेंबली भाषा नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। बाकी सब सही है दोस्तों, याद रखें। D बस गलत है, देख लीजिए। वेब भाषा HTML XML और SGML, ठीक है। उसके बाद जो है ये SGML का फुल फॉर्म भी देखें ना, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। और डाटाबेस में MySQL है, डाटाबेस वाले में SQL। उसके बाद है निम्न स्तरीय में बाइनरी लैंग्वेज था, ठीक है, लेकिन जावा जो है असेंबली नहीं है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा कौन सी है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा हम लोग क्या पढ़े हैं? C++। ऑप्स का पूरा नाम क्या है? OOPS। OOPS का क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं है, क्या इसमें शामिल नहीं है? तो पेजिंग इसमें शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक ना। पेजिंग करने इसमें शामिल नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताओं में, बाकी सभी इसमें शामिल है। उसके बाद है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंप्यूटर भाषा की मदद से बनाया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बोल रहे हैं, तो यूनिक्स जो है उसको C की मदद से बनाया गया था। देखिए इसको कैसे याद रखना है। यूनिक्स जो है U रहता है, इसको हम लोग थोड़ा घुमा देंगे इधर तो C से बन जाएगा, ठीक, इसलिए ऐसे याद रखना है। कौन सी भाषा में हेडर फाइल का प्रयोग होता है? हेडर फाइल का बोल रहे हैं, तो C भाषा में ही हेडर फाइल का प्रयोग होता है, और C भाषा ऑफलाइन वाले में बना सकते हैं हम लोग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इसी से बना हुआ है। उसके बाद है डेटाबेस बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? डेटाबेस बनाने के लिए तो SQL वाला सीरीज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, तो वही वाला रहेगा, ओरेकल, SQL सर्वर। उसके बाद है कौन सी भाषा में प्रोग्रामिंग के लिए टैग इसका प्रयोग होता है? कौन सी भाषा में प्रोग्रामिंग के लिए इस टैग का प्रयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? HTML में, याद रखेंगे। कौन से में? HTML, एक वेब पेज भाषा है, ठीक है, HTML, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो अलग लगता है उसको स्क्रीनशॉट करना है भाई। C भाषा का विकास कब हुआ है? तो C भाषा का विकास हुआ है दोस्तों 1972 में हुआ है। कब हुआ है? 1972 में हुआ है। और गूगल की स्थापना कब हुई है? तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई, याद रखेंगे, गूगल, ठीक। गूगल हम लोग जो पढ़ते हैं सर्च इंजन, अगर वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ठीक है। JSP का पूर्ण रूप क्या है? तो JSP का पूर्ण रूप है दोस्तों, याद रखेंगे, जावा सर्वर पेज। क्या है? जावा सर्वर पेज आपका सही आंसर है। स्क्रिप्ट पेज नहीं डालेंगे, ठीक है, सर्वर पेज लिखेंगे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो कंप्यूटर भाषा कौन सी नहीं है? रूबी, नॉर्टन। नॉर्टन क्या है? वायरस, मलवेयर से संबंधित है, एंटीवायरस से संबंधित है। लेकिन रूबी, पर्ल और सिलियो, ये क्या है? सिलियो, ये सभी संबंधित है कंप्यूटर भाषा से, ठीक है। और कितना बचा है देख लेते हैं, तो 2 पेज बचा है दोस्तों, कर लेते हैं, मेरा भी टाइम हो रहा है फिर कोचिंग जाने का। चलिए देखते हैं। C का विस्तारित रूप C++ किस सन में प्रयोग किया गया? देखिए C कब आया है? 1972 में आया है, लेकिन C++ कब आया है? तो 1989 में आया है। लगभग कितने साल बाद आया है? तो 89 में आप लोग 72 घटा दीजिए, तो ये जो है 9 में 2 7 हो गया, ठीक है, और 8 में 7 17 साल बाद आया है दोस्तों, याद रखेंगे। कितना साल बाद आया है? तो 17 साल बाद आया है, याद रखेंगे, C++। उसके बाद है C का विस्तारित रूप C++ किस सन में प्रयोग हुआ है? तो 1989 में पढ़ चुके हैं। इंटरनेट बेस्ड
लैंग्वेज जावा का विकास कब हुआ है, तो इसको भी याद रखिए 1995 में हुआ है। ठीक है, 1995 में जावा का विकास हुआ है। HTML जो कि वेब की भाषा है, जिसका निर्माण किसने किया है HTML का, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया है, पढ़ चुके हैं। कंप्यूटर की भाषा का गणना मोड है, किसमें होता है, बाइनरी में होता है दोस्तों, याद रखें किसमें होता है, बाइनरी में होता है गणना मोड। बाइनरी मतलब 0 1 इस वाले फॉर्म में। उसके बाद है निम्न में से कौन सा अनुकूलित मार्कअप भाषा है, अनुकूलित मार्कअप भाषा कौन सा है, अनुकूलित बोल रहा है मार्कअप भाषा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों XML। और XML का फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंसिबल पढ़े हैं ना, ऐसा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज पढ़े हैं। ठीक है, याद आ रहा होगा आप लोग को। उसके बाद है इनमें से कौन सी भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट कौन सी है इसमें, तो इंडिपेंडेंट से याद रखेंगे जो एप्लीकेशन वाला जो रहता है मोबाइल वाले में, ठीक है ना, वो जो है इंटरनेट बेस्ड जावा है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद है यह भाषा एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है, कौन सी भाषा, जावा स्क्रिप्ट, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है दोस्तों, याद रखेंगे। जावा की बात हुई, यहाँ पे भी जावा आंसर लिया गया है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट करके। ठीक है, कौन सी भाषा मशीन पर आधारित है, तो मशीन पर आधारित कौन सी है, असेंबली भाषा पढ़े हैं। उसके बाद है इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्राम की मेमोरी में और लाइब्रेरी फाइल को लोड कर सकता है, तो लोडर ही है। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए उपयोग में लाई गई भाषा, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन बोल रहे हैं, तो स्नोबॉल दोस्तों याद रखेंगे। स्नोबॉल बेल लेबोरेटरीज द्वारा बनाया गया है स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, स्नोबॉल। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दी गई भाषा J++ का बदला हुआ रूप, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दी गई भाषा जो है J++ का बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, J डबल हैश कहलाता है दोस्तों, याद रखेंगे। प्लस प्लस से क्या है, हैश कर दिया गया, उसी प्रकार C++ का C हैज हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद है वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग डाटाबेस में स्टोर डाटा को पढ़ने और मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, कौन सा है वो, SQL है। क्या बोल रहे हैं, डाटाबेस वाले में SQL उपयोग होगा। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसका उपयोग डाटाबेस में स्टोर डाटा को पढ़ने और मॉडिफाई करने में होता है, ये याद रखना है। उसके बाद है C++ के बने प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है, C++ के बने प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा .cpp, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यूनिक है ये। C++ में जो भी प्रोग्राम बन रहा है उसको क्या होगा, .C++ की जगह क्या लिखा है, PP लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे, प्लस को नहीं लिखा है, PP लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है वे शब्द जिसका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में होता है, ये शब्दों का प्रयोग अन्य कंप्यूटर कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, तो रिजर्व वर्ड कहते हैं, जो रिजर्व रहते हैं। फिर से पढ़ लेते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में होता है, ये शब्दों का प्रयोग अन्य कंप्यूटर कार्य के लिए नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है, तो रिजर्व वर्ड कहा जाता है। कौन सा वर्ड कहा जाता है, रिजर्व वर्ड, रिजर्व है वर्ड, इसलिए क्या है, दूसरे में नहीं किया जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट वाला जो पेज है उसको कर लेते हैं फिर कंप्लीट, फिर आराम से आप लोग एंजॉय कीजिएगा, फ्रेश हो जाइएगा। इनमें से कौन सी भाषा मशीन पर आश्रित नहीं है, मशीन पर आश्रित नहीं है दोस्तों, बताइए कौन सी भाषा जो है, तो उच्च स्तरीय भाषा मशीन पर आश्रित नहीं है। बाकी लगभग मशीन भाषा बाइनरी तो एक ही है, असेंबली भाषा भी आश्रित है। उसके बाद है फॉक्स प्रो किस प्रकार की भाषा है, फॉक्स प्रो दोस्तों याद रखेंगे उच्च स्तरीय तथा डाटाबेस भाषा भी है। कौन सी है, उच्च स्तरीय भाषा तथा डाटाबेस भाषा है, याद रखेंगे। उसके बाद है असेंबली भाषा में प्रयुक्त किया गया कोड कहलाता है, असेंबली भाषा में प्रयुक्त किया गया कोड क्या कहलाता है, निमोनिक्स कोड कहलाता है, निमोनिक पढ़े हम लोग। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित भाषा जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए हुआ है, वो कौन सी भाषा है, C हैज़ है दोस्तों, याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित। ठीक है ना, जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के लिए हुआ है वो कौन सा है, C हैज़ है। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी की है, तो चौथी पीढ़ी हम लोग डोमेन वाला पढ़े थे, जिसका आंसर होगा डाटाबेस वाला SQL होगा। ठीक है, उसके बाद है इनमें से कौन सी भाषा पांचवी पीढ़ी की है, पांचवी पीढ़ी की कौन सी है, लिस्प भाषा है दोस्तों, जो AI पर आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है यह एक प्रोग्रामिंग का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में की गई एक कंडीशन को बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता क्या है, लूप करता है करके बताया था मैं। ठीक है, उसके बाद है यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के एक से अधिक डाटा को अपने वेरिएबल में स्टोर करके रखता है, क्या कहलाएगा, वो एरे कहलाएगा। फिर से पढ़ते हैं, यह एक डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा का स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जो एक ही प्रकार के एक से अधिक डाटा को, जो एक ही प्रकार का सेम टाइप का रहना चाहिए डाटा को अपने वेरिएबल में स्टोर करके रखता है, तो वही एरे कहलाता है। ठीक है, जावा की निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो जावा का निर्माण किया है दोस्तों, याद रखेंगे, सन माइक्रोसिस्टम ने किया है। तो दोस्तों हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खत्म हो गया है, इसके बाद आपको इसी बस को देख लिए, नोट्स बना लिए, फिर और कहीं से देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 बुक से मैं कवर करके पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू।